हेलो डियर फ्रेंड्स, आपकी रोल कैमरा फैक्ट्स फैमिली स्वागत करती है आपका टू द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरीज के भाग 1 में। जी हाँ, आखिरी सांस तक की जंग। दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि कैसे आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स मौत के मुंह से आपको खींच लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगेंस्ट ऑल द ऑड्स इन एंडीज 1972 की। दोस्तों, 13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की रग्बी टीम के सदस्यों को ले जा रहा एक छोटा विमान एंडीज में दुर्घटनाग्रस्त हो गया क्योंकि पायलट ने उसका लोकेशन मिसजज कर लिया था। 45 यात्रियों और चालक दल में से 29 लोग बच तो गए, लेकिन 11,500 फीट की ऊंचाई पर भयंकर ठंड में अकेले थे और उनके पास बचाव के लिए कॉल करने का कोई साधन भी नहीं था। विमान का सफेद धड़ बर्फ में मिल गया था, जिससे यह ऊपर से उड़ रहे संभावित बचाव कर्मियों के लिए मानो अदृश्य सा ही हो गया था। अगले 2 महीने तक बचे हुए लोग दुर्घटना स्थल पर ही रहे और खुद को मृत यात्रियों के जमे हुए मांस खाने को मजबूर किया। इसके बाद 2 रग्बी खिलाड़ी नांडो पराडो और रॉबर्टो कैनेसा अंततः मदद के लिए रवाना हुए। ठंड और भूख से कमजोर होने के बावजूद वे कम ऊंचाई पर चढ़ने में कामयाब रहे और उन्होंने एक किसान को पानी की स्ट्रीम के पार देखा। उन्होंने एक पत्थर पर नोट बांधकर और उसे पानी के पार फेंककर ग्रामीणों को बताया कि वह कहां से आए हैं, जिसके बाद उन्हें मदद मिली। जब दुर्घटना के 72 दिन बाद उनका भयावह अनुभव समाप्त हुआ, तब तक 16 लोग जीवित बच गए थे। उनकी यह पीड़ा एंडीज का चमत्कार के नाम से प्रसिद्ध हुई और इस पर एक बेस्टसेलर बुक और फिल्म अलाइव भी बनी। दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं यूलियाने खोपखाइस फॉल फ्रॉम द स्काई इन 1971 की। दोस्तों, पेरू के लीमा हाई स्कूल से ग्रेजुएशन होने के बाद 17 वर्षीय यूलियाना खोपखाई ने अपनी मां के साथ अपने माता पिता द्वारा स्थापित पेंगुआना बायोलॉजिकल स्टेशन के लिए उड़ान भरी। बीच हवा में बिजली गिरने से विमान टूट गया। खोपखाई लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी, लेकिन वो अपनी सीट से बंधी हुई थी, इसलिए शायद वो बच गई। दुर्घटना के बाद उन्होंने पेरू के रेन फॉरेस्ट में अकेले 11 दिन बिताए। खोपखाई टूटी कॉलर बोन और घायल हाथ के साथ जंगल में भटकती रही। कीट पतंगों ने जैसे उन्हें जख्मी ही और छलनी ही कर दिया था। यही नहीं, उनके सभी जख्मों पर कीड़े लग चुके थे। मदद की तलाश में वे 9 दिन बाद आखिरकार लॉगिंग कैंप पर पहुंची। वहां के कर्मचारियों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देकर एक गांव में पहुंचाया और हवाई जहाज से अस्पताल जाने की व्यवस्था की। ठीक होने के बाद खोपखाई ने दुर्घटना स्थल का पता लगाने और पीड़ितों के शव को बरामद करने वाले खोजी दलों की मदद की, जिसमें उनकी मां के अवशेष भी शामिल थे। वर्नर हर्ज़ॉग ने 1998 में अपनी डॉक्यूमेंट्री विंग्स ऑफ होप में उनकी कहानी बताई है। सफर में आगे बात करेंगे 1916 की अर्नस्ट शैकलटॉन्स 1800 माइल जर्नी इन एन ओपन बोट की। दोस्तों, आर्कटिक खोजकर्ता सर अर्नेस्ट शैकलटॉन ने 1914 में अंटार्कटिका को पार करने वाले पहले व्यक्ति बनने के मिशन की शुरुआत की। नवंबर 1915 तक उनका जहाज एंड्योरेंस सी आइस से टकराकर कुचला गया और उनके चालक दल के 27 सदस्य बर्फ के एक टुकड़े के नीचे फंस गए थे। एंड्योरेंस के फंसने के बाद उनका सदस्य दल 5 महीने तक बर्फ पर फंसे हुए लोगों के रूप में जीवित रहा। अंततः शैकलटन ने उन्हें लगभग 180 मील दूर एलिफेंट द्वीप तक पहुंचाया और अप्रैल 24, 1916 को शैकलटन ने मदद के लिए जाने का फैसला किया। वह और उनके 5 सदस्यीय चालक दल ने अपने सबसे बड़ी लाइफ बोट जेम्स केयर्ड को कठिनाइयों का सामना करते हुए प्लैनेट के सबसे ऊबड़ खाबड़ समुद्र से 800 मील की दूरी पर दक्षिण जॉर्जिया के द्वीप तक पहुंचाया। इस सफर में चालक दल को आइसबर्ग्स, विशाल लहरों और तूफानी हवाओं का सामना करना पड़ा। बर्फीले समुद्री पानी की लहरें उनके शरीर को चीर रही थी। उनके पास कोई वाटरप्रूफ कपड़े भी नहीं थे। दर्द और ठंड से पीड़ित लोग 2 हफ्तों मुश्किल ही सोए, खाए या पिए। फिर वह और 2 अन्य लोग ग्लेशियर से ढकी पर्वत श्रृंखला पर चढ़े, जो द्वीप के केंद्र से नीचे की ओर जाती थी और वेलिंग स्टेशन तक पहुंचती थी। कई सप्ताह और असफल प्रयासों के बाद शैकलटन ने एलिफेंट द्वीप पर पीछे छूटे लोगों को बचाने के लिए चिली जहाज को किराए पर लिया। खुशी की बात यह थी कि वे सभी इस कठिन ऑर्डरियल से बच गए। दोस्तों, आपको बता दें कि एंड्योरेंस शिप का डूबा हुआ मलबा करीबन 100 साल बाद 2022 में खोजा गया।
दोस्तों आमतौर पर हम किसी एक व्यक्ति की एक सर्वाइवल स्टोरी सुनते हैं, लेकिन आइए बात करते हैं वॉयलेट जेसप की, वुमेन हु सर्वाइव्ड 3 शिपव्रेक्स फ्रॉम 1911 टू 1916। दोस्तों जहाज की नर्स और परिचालिका वॉयलेट जेसप ने समुद्री जहाजों ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिक पर 3 बड़े जहाजों के डूबने के दौरान अपनी जान गंवाते गंवाते बचाई। दोस्तों 1911 में जेसप व्हाइट स्टार लाइनर RMS ओलंपिक पर काम कर रही थी। ये विशाल यात्री जहाज आइल ऑफ विट के पास HMS हॉक से टकरा गया। हालांकि दोनों जहाजों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन ओलंपिक वापस पोर्ट पर पहुंच गया और जेसप बिना किसी चोट के जहाज से उतर गई। इसके 2 साल बाद ही उसने व्हाइट स्टार के थियोरेटिकली ना डूबने वाले RMS टाइटैनिक पर नौकरी स्वीकार कर ली। एक बार शिप टाइटैनिक के सिंक होते समय वे 15 अप्रैल 1912 को लाइफ बोट 16 में जहाज के डूबने से बच गई। दोस्तों उस आपदा से बचने के बाद उसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एजियन सागर में काम करने वाले HMS ब्रिटानिक पर एक नर्स के रूप में काम किया। नवंबर 1916 में जहाज एक जर्मन यू बोट द्वारा लगाई गई माइन से टकरा गया और डूबने लगा। जेसप जहाज से कूद गई, लेकिन जहाज के डूबने के कारण वह जहाज की कील के नीचे दब गई। इसी वजह से उनकी खोपड़ी में भी फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन चमत्कार देखिए, घटना के बारे में बताने के लिए वो एक बार फिर जीवित रही। दोस्तों अब बात करते हैं 2003 में एरन राल्स्टन के सर्वाइवल की। दोस्तों अगर आपने 127 आवर्स फिल्म देखी है तो आपको शायद अंदाजा हुआ कि एरन राल्स्टन की कहानी कैसी है। 2003 में राल्स्टन दक्षिण पूर्व उताह के कैन्यनलैंड्स नेशनल पार्क में ब्लू जॉन कैन्यन में अकेले हाइकिंग कर रहे थे। जब वे दूर दराज और बेहद ही संकरी घाटियों में से एक में उतर रहे थे तो एक पत्थर गिर गया और उनका दाहिना हाथ फंस गया। 5 दिनों तक वे पैक किए गए पानी और स्नैक्स पर जीवित रहे, इसी उम्मीद में कि कोई उन्हें ढूंढ लेगा। लेकिन परेशानी यह थी कि न केवल वे जगह दूर थी, बल्कि उन्होंने किसी को यह तक नहीं बताया था कि वे कहाँ जा रहे हैं। ये समझते हुए कि उन्हें कभी नहीं पाया जा सकता और उनकी आपूर्ति समाप्त हो रही है, उन्होंने अपने टूल का उपयोग करके खुद की हड्डी को काटकर अपना हाथ काट दिया और खुद को मुक्त करा लिया। तब उन्होंने अपने ट्रक तक 7 मील की पैदल यात्रा शुरू की। अपनी यात्रा के दौरान एक परिवार ने उन्हें खोज लिया और अधिकारियों को सूचित किया। इस दौरान उनका 40 पाउंड वजन तक कम हो गया था। बस चमत्कार यह है कि उनकी मृत्यु होने से बच गई। दोस्तों अब बात करते हैं 2018 में द वाइल्ड बोर्स थाई सॉकर टीम की। जून 2018 में फुटबॉल अभ्यास के बाद थाई फुटबॉल टीम के 12 सदस्यों और उनके कोच ने थाईलैंड की सबसे लंबी गुफाओं में से एक थाम लुआंग केव का पता लगाने का फैसला किया। 11 से 16 वर्ष की आयु के लड़के और उनके 25 वर्षीय कोच पानी में उतरे और गुफा की खोज शुरू करी। तभी वहां अचानक बाढ़ आ गई। बचने के लिए वे अंदर की ओर बढ़े। अंततः गुफा प्रणाली में 4 किलोमीटर दूर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। बाढ़ ने मुड़ी हुई गुफा प्रणाली को पानी से भर दिया, जिससे लड़के 17 दिन तक फंसे रहे। दोस्तों पहले 9 दिन तक उनके पास कोई भोजन नहीं था और वे पानी के टपकते स्टैलेक्टाइट्स पर निर्भर थे। लेकिन वे बैठे बैठे इंतजार नहीं करते रहे। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे फंस गए हैं तो लड़कों ने बाहर निकलने का रास्ता खोजने की उम्मीद में गुफा की दीवार में 16 फुट छेद करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऊर्जा बचाने और भोजन के बारे में सोचने से बचने के लिए मेडिटेशन का सहारा लिया। हालांकि इतने लंबे समय तक जीवित रहना केवल आधी ही लड़ाई थी। थाई नेवी सील्स ने गुफा के अंदर प्रवेश किया और लड़कों की मदद की, जबकि बचाव दल ने उन्हें सुरक्षित तरीकों से बाहर निकालने की योजना बनाई। सतह तक कठिन यात्रा के लिए प्रत्येक लड़के को पूरे चेहरे वाला डाइविंग मास्क पहनना पड़ा। 2 गोताखोरों के बीच बंधे रहना पड़ा और घंटों तक मोड़ों और अत्यधिक तंग जगहों से होकर तैरना पड़ा। थाई नेवी सील्स और अंतर्राष्ट्रीय गोताखोर समुदाय के प्रयासों की बदौलत सभी बच गए और बचाव के बाद जल्दी ही सामान्य स्वस्थ जीवन में वापस आ गए। दुखद रूप से बचाव प्रयास में एक पूर्व थाई नेवी सील की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये था आज का सर्वाइवल से भरा सफर। जल्दी ही लौटेंगे वीडियो के अगले भाग के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्द ही आपके साथ। प्रणाम दोस्तों।